Good evening, sir. 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 Audible? Yes, sir. Perfect, perfect. All right. So there are 12 students. If there are some more to come, you can inform them in the group that I have started the class. Please ask them to join. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Yes, you can ask the rest of the students, those who were supposed to join the class that I have started, and then they can join. Probably the class got connected 5 minutes late, right? There are 14 students in the class. Was it the same strength in the last class also? No, sir. How many students attended the class last class? Sir, 24. Yes, I'm asking how many students attended the last class? So 24. Yes, sir. So there was 24 or 25. Yes, sir. 25, all right. शाम को बच्चों का पढ़ने का मन नहीं है? या मार्केटिंग नहीं पढ़ना चाहते हैं? 15 स्टूडेंट्स. ओके, पायल ने मैसेज डाला है अभी अभी ग्रुप में, मैंने देखा 16 स्टूडेंट्स आर जॉइंड. ओके, Good evening, sir. गुड इवनिंग रमन. ऐसा लगता है कुछ कुछ स्टूडेंट्स के ज्वाइन करने पे ऑडियो डिस्टरबेंसेस बहुत ज्यादा आते हैं. कुछ कुछ स्टूडेंट्स बहुत इरिटेट हो जाते हैं फिर. चलो ओके, 17 students, all right, fine. So students, as you are aware that somewhere we have finished the first unit, right? And other than finishing the first unit, आपको ये भी मालूम है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने assignment 1 भी complete कर लिया, जिसमें I think what I mentioned as a number 23 students, 23 students ऐसे थे जिन्होंने अपना assignment submit भी कर दिया है, right? So आपने अगर अपने KCMT ऐप पे चेक किया होगा तो assignment वहाँ पे visible हो चुका है. Grades are yet to be feeded there. बट हाँ, मैंने स्टूडेंट्स के जो असाइनमेंट्स हैं उनको चेक करना स्टार्ट कर दिया. एंड व्हाट आई एम एबल टू सी इज कि स्टूडेंट्स ने काफ़ी मेहनत करी है, बहुत अच्छे से इतने लंबे लंबे आंसर्स लिखे हैं. उसके बनाने के बाद पीडीएफ बनाई है, इतने सारे जितने ग्राफ्स डिजाइंस जो बना सकते थे उन्होंने सब बना दिया उसमें. एंड आई रिमेंबर समथिंग कि किसी स्टूडेंट के केस में मैंने जब असाइनमेंट की पीडीएफ ओपन करी तो इसमें सबसे सरप्राइजिंग चीज थी कि इवन असाइनमेंट कॉपी का फर्स्ट पेज, जो फ्रंट पेज होता है असाइनमेंट कॉपी का, जो कवर होता है असाइनमेंट कॉपी का, जो आपका कवर था, इवन वो तक उसमें पीडीएफ में था. मैंने कहा ये कुछ सरप्राइजिंग था कि स्टूडेंट ने इवन वो तक वहां पे लगाया हुआ है. चलिए फाइन. अदर देन ऑल दिस डिस्कशन, लेट मी टेक यू टू अ व्हाइट बोर्ड जहां से हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को. Right? Okay. So are you able to see some whiteboard in front of you? Yes, sir. Sir. It's kind of whiteboard for the class जिस पे हम आज चीज़ों को डिस्कस करेंगे, अगर हमें कुछ भी समझ में आएगा या फिर जो भी हमें लिखना होगा. क्लियर है? अच्छा, फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करने के बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट का काफ़ी सारा ओवरव्यू हम लोग ले चुके हैं ऑलरेडी, और हमें मालूम है कि क्या क्या चीज़ें मार्केटिंग में होती हैं. नेचर एंड स्कोप को डिस्कस करने के बाद, स्कोप को स्पेशली डिस्कस करने के बाद, वी गॉट टू नो अबाउट द डिफरेंट फील्ड्स एंड एप्लीकेबल एरियाज जहां पे मार्केटिंग मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है. राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, उस पर बात करना स्टार्ट करते हैं. राइट? सेकेंड यूनिट की बात हो रही है यहाँ पे. राइट? एंड सेकेंड यूनिट में द होल सेकेंड यूनिट इज बेस्ड ऑन STP अप्रोच. राइट? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हो. आई डोंट नो ये कंटेंट कितना मैं enlarge कर सकता हूँ. राइट? हैपनिंग. राइट? सो द होल सेकेंड यूनिट इज अबाउट STP अप्रोच, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने. राइट? व्हाट STP इज रिलेटेड टू,
सारी चीजों को असाइड कर देते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेट्स कम टू सम प्रैक्टिकल डिस्कशन एंड देन वी विल बी कमिंग बैक टू द थ्योरेटिकल पार्ट कि ओके एसटीपी का जिक्र क्यों आता है अल्टीमेटली, राइट? ओके, देखो क्या होता है, आपने एक कहावत सुनी होगी कि नाक को चाहे सीधी तरीके से पकड़ लो या फिर हाथ घुमा करके पकड़ लो, अल्टीमेटली आपको नाक को पकड़ना है, राइट? सिमिलरली मार्केटिंग मैनेजमेंट कहता है कि आपको कस्टमर की नीड्स, वांट्स एंड डिमांड को केटर करना है. या तो आप डायरेक्टली उससे पूछ करके उसकी नीड्स को केटर कर दो, या फिर आप खुद से कुछ एक्सपेक्टेशंस रख करके अज्यूम करके आप उसकी नीड्स को केटर कर लो. यही दो तरीके हैं, राइट? या तो मेरे पास तरीका है, पहला जो तरीका है वो क्या है, ईदर आस्किंग फ्रॉम कस्टमर. भाई सिंपल सी चीज है ना, जिसके लिए प्रोडक्ट बनाना है मैं उसी से पूछ लूं कि आपकी एग्जैक्टली नीड्स, वांट्स एंड डिमांड क्या है और उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाऊं. सेकंड क्या है, सेकंड है मैं अज्यूम करके चलूं कि ये मेरे कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं एंड अकॉर्डिंगली मैं प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दूं. क्लियर हो गई? तो बात अल्टीमेटली क्या है, मैंने आपको जो पहली कहावत बोली कि अल्टीमेटली आपको नाक तक पहुंचना है, यानी कि आपको कस्टमर की नीड्स, वांट्स एंड डिमांड को ही केटर करना है. तरीके दो अलग अलग हो सकते हैं, या तो आप कस्टमर से पूछ करके उसको केटर कर दें, या आप अपनी तरफ से एक एक्सपेक्टेशन, एक अजम्पशन लेकर के आप काम कर दें. मैथ्स किस चीज पर फोकस करती है? मैथ्स सारी चीजें अज्यूम करके ही तो चलती है, राइट? So let's assume the value of y or z to be 0 or to be 2 or to be 100 whatever, right? खैर वहां के राइट. तो मार्केटिंग में आपने क्या किया, आप बीइंग अ मार्केटर आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, अज्यूम करके चल रहे हो कि कहीं ना कहीं मेरे कस्टमर को ये चीज पसंद आएगी और उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हो. क्लियर है? राइट. अब आप देखो, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जैसे हाँ जब हम लोग बात कर रहे थे पर्टिकुलरली बिजनेस आइडियाज की, तो मानसी ने एक आइडिया लिया था कि मैं कि सर मुझे बनाना है कि जो मतलब काफी सारे बार्बी डॉल्स हैं, स्पेशली चाइना से इंपोर्ट किए जाते थे. अब ऐसी कंपनी इंडिया में बहुत कम है जो इस टाइप का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. तो आई थिंक शी वांटेड टू प्रोड्यूस दोज बार्बी डॉल्स इन इंडिया फॉर इट्स किड्स, राइट? अच्छा, सोचने वाली बात क्या है यहाँ पे, शी वाज गोइंग विद द सेकंड अप्रोच कि मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि ठीक है मेरे कस्टमर को ये चाहिए एंड अकॉर्डिंगली आई एम प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट. एम आई क्लियर? ओके फाइन. उसी तरीके से आपको याद होगा मैंने किसी स्टूडेंट ने जिक्र किया था, आई थिंक शिवानी ने जिक्र किया था एक कस्टमाइज, एक पर्सनलाइज कैफे का, राइट? उस पर्सनलाइज कैफे में क्या था कि हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो अपने टाइप का गैदरिंग चाहता है, अपने टाइप का एनवायरनमेंट चाहता है, उसके लिए पर्सनलाइज कैफे डिजाइन किया जाए. सो व्हाट आई सजेस्टेड कि आप बेटर एक रिसर्च करो कि अगर ऐसा कुछ आता है तो वुड द पीपल प्रेफर. तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको आपके कस्टमर से पूछना पड़ेगा कि आई एम प्लानिंग सच काइंड ऑफ अ बिजनेस, डू यू थिंक दैट इट वुड बी फीजिबल टू वर्क अकॉर्डिंगली इन द मार्केट. समझ में आ रही है इतनी चीज, राइट? ओके. सो अब यहाँ पे समझने का मतलब क्या है कि यही दोनों स्टेजेस में जो हमारा एसटीपी अप्रोच है उसकी पहली स्टेज काम करती है. पहली स्टेज काम करती है कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एक हमने लिया टर्म एसटीपी, राइट? तो इस एसटीपी टर्म में 3 अलग अलग प्रोसेस छुपे हुए हैं. पहला एस से, राइट? Good evening, sir. गुड इवनिंग. somebody is very late. दिया. all right, no problem. So हम यहाँ पे जिस चीज की बात कर रहे हैं कि एसटीपी अप्रोच पे पूरी की पूरी यूनिट 2 बेस्ड है, उसमें सबसे पहला जो अप्रोच है वो आता है एस से. एस स्टैंड्स फॉर सेगमेंटेशन. क्लियर? सेकंड कम्स टी, दैट इज टारगेटिंग, एंड थर्ड कम्स पोजीशनिंग. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपके कस्टमर तक प्रोडक्ट बनाने के बाद पहुंचाने तक के बीच में ये 3 बहुत ही अहम स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं, जिनके बारे में इंडिविजुअली स्टडी करना, उनके बारे में पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में नो डाउट आपको मालूम है. आपको ये भी मालूम है कि मेरे को प्रोडक्ट बनाने के तरीके यही 2 हैं कि या तो मैं अपने कस्टमर से पूछ लूं जो मैंने फर्स्ट नंबर पे लिखा, या फिर मैं अपने एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, अपने अजम्पशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना लूं. यही तो हो सकता है, राइट? अब आप देखो कि जो पहली स्टेज है हमारे इस पर्टिकुलर यूनिट में सेगमेंटेशन, वो ये कहती है कि अगर आपको अपने बिजनेस को एक प्रोडक्ट बनाने के बाद ग्लोबल लेवल पे लेके जाना है, किस लेवल पे लेके जाना है?
ग्लोबल लेवल पे, या आप देखते हो कि आपको अपने पर्टिकुलर नेशनल लेवल पे लेके जाना है। ग्लोबल में मैं बात कर रहा हूँ नेशनल प्लस इंटरनेशनल मार्केट दोनों की। क्लियर? ये आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा जो भी मैंने अभी तक सामने लिखा है, राइट? ओके, यस सर। राइट, फाइन। अगर मैं बात करूं आप इस आज की डेट में कि Yes, किसी sir. पर्टिकुलर बिजनेस को आपने इनिशिएट किया, राइट? यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूं, बिजनेस कमेंसमेंट, यानी कि बिजनेस एक शुरुआत हुई किसी बिजनेस की, उसमें आपने एक प्रोडक्ट ले लिया। प्रोडक्ट लेने के बाद व्हाट यू एम इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस टू अचीव द एक्सीलेंस एंड प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। आई थिंक जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमें हमारे बिजनेस से मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलती है वो हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस का लार्जर मार्केट शेयर हो, राइट? अगर मैं आज की डेट में एक एग्जांपल लूं, कंपनी लाइक जियो, राइट? जियो ने मार्केट में आते ही सबसे पहले किस चीज पे फोकस किया? मार्केट शेयर पे ना। Yes, sir. Yes. क्योंकि यस सर। काफी सारी कंपनी है टेलीकम्युनिकेशन की मार्केट में, राइट? There was Vodafone, there was Idea, there was Reliance, there was Airtel, there was Aircel, there were so many companies, right? Then it was a biggest, it was the biggest challenge for a new telecommunication company to enter in the market and to make its place. ठीक है? तो अगर मैं यहां से बात करूंगा दोबारा से फर्स्ट पॉइंट से जो मैंने यहाँ पे बिजनेस कमेंसमेंट, जियो अल्टीमेटली रिलायंस का प्रोडक्ट था, तो रिलायंस का बिजनेस तो ऑलरेडी स्टैब्लिश है, राइट? उनका प्रोडक्ट वो लेके आए जियो, राइट? उन्होंने प्रोडक्ट भी लेकर के आ गए, ठीक है, कि हम अपना अल्टीमेटली वही एग्जिस्ट, देखो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट दोनों तरीके से हो सकता है, या तो आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ नया ले आओ, राइट? या फिर आप कोई अलग पर्टिकुलरली नया इनोवेशन करके नया प्रोडक्ट लेकर के आओ। तो जियो क्या था? जियो बस कुछ एडेड फीचर्स के साथ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की इंडस्ट्री में उतरा था, राइट? तो बिजनेस रिलायंस का ऑलरेडी स्टैब्लिश है, प्रोडक्ट के नाम पे जियो का आइडिया वो लेकर के आए अपने माइंड में कि हम इस पर्टिकुलर सिम के साथ, इस पर्टिकुलर नाम के साथ अपना टेलीकम्युनिकेशन सिम स्टार्ट करेंगे एंड वी विल बी शेयरिंग इट, वी विल बी मेकिंग इट गो विद लॉट ऑफ पीपल, सब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। तीसरा उनका एम क्या था? मैक्सिमम प्रॉफिट। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो हम देख रहे हैं, ऑलरेडी 10 से 12 कॉम्पिटिटर मार्केट में बहुत वेल स्टैब्लिश्ड बैठे हैं, इवन रिलायंस का सिम तक काफी सारे लोगों के पास है। तो ऐसे में आपको याद होगा मैंने थोड़े टाइम पहले एक टर्म यूज करी थी, कैनिबलाइजेशन, अगर आपको याद हो तो। याद है? तो क्या मतलब था कैनिबलाइजेशन का? कि एक कंपनी के दो अगर प्रोडक्ट हैं, ध्यान से सुनिएगा, मुझे चेहरे ब्लैंक दिख रहे हैं, बिल्कुल याद नहीं आ रहा। सर आपने बताया था कि अगर एक ही कंपनी के दो प्रोडक्ट्स है तो एक की मार्केटिंग इतनी हो जाती है कि दूसरा वैसे ही डिक्लाइन कर जाता है उसकी। एग्जैक्टली, गुड Sir, you have given an example. Sir, वो आपने बताया था who eat their own snake type. Sir, एग्जैक्टली, राइट। मैंने आपको कोरिलेट किया था कि कहीं ना कहीं बायोलॉजी का टर्म है ये, कि कैनिबलाइजेशन में होता है कि पूरी एनिमल साइकिल चलती है कि somebody eats the another and the another eats to the other person, ऐसे करके एनिमल साइकिल में जो चलता है। उसी तरीके से कैनिबलाइजेशन मार्केटिंग में क्या कहता है कि एक कंपनी के दो प्रोडक्ट हैं, लेकिन कंपनी दो रीजन से, या तो वो एक प्रोडक्ट की ओवर मार्केटिंग कर देती है जिसकी वजह से दूसरा प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली एक तरीके से कह सकते हैं हम डोमिनेट हो जाता है और वो डिक्लाइन कर जाता है मार्केट से, या कंपनी इंटेंशनली ऐसा करती है। अच्छा, आप मोबाइल फोन्स की बात कर लेते हैं, बिकॉज रिसेंटली आई परचेज द फोन, तो मेरे दिमाग में वही चीज घूम रही थी कि सैमसंग कंपनी की बात हो गई, एप्पल की बात हो गई। अच्छा, एप्पल को आप देख रहे हो कंटिन्यूअस वो आईफोन्स लेकर के आ रहा है मार्केट में। आईफोन 5 था, आईफोन 6 आया, आईफोन 6s आया, आईफोन 8 भी आया, आईफोन 10 भी आया, आईफोन 10 प्रो भी आ गया। इतने सारे आईफोन्स। अब मैं जानना चाहता हूँ, एक ही कंपनी एप्पल, उसका एक ही प्रोडक्ट आईफोन, तो उसी के अलग अलग मॉडल मार्केट में लाने का क्या मतलब है? जस्ट बिकॉज इफ इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इट इज अ टेक्निकल डिवाइस, तो आप उस डिवाइस में टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जब तक अपग्रेडेशन नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन तो होना ही है, ये तो आप मानते हो, राइट? बट समझने वाली बात क्या है कि कंपनी जब तक जो अपग्रेडेशन लेकर के आ रही है, वो अपग्रेडेशन को जब तक प्रमोट नहीं करेगी, उसके पहले वाले की ही सेल होती रहेगी अल्टीमेटली। अगर उसको नए वाले की सेल बढ़ानी है तो उसी की तो ओवर मार्केटिंग करनी होगी, तभी वो मेरा जो पुराना मॉडल हो गया वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने अपने प्रोडक्ट को खुद से कैनिबलाइज किया है, राइट? तो आप रिलायंस के केस में समझने की कोशिश करो कि रिलायंस के केस में ऑलरेडी उनका सिम चल रहा था रिलायंस के नाम से, देन व्हाई जियो? अगर वो जियो प्रोडक्ट लेके भी आए तो उसकी उन्होंने ओवर मार्केटिंग करी, एक्स्ट्रा फीचर्स एडवांटेज दिए कि फ्री में डेटा मिल रहा है, फ्री में कॉलिंग मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, राइट?
तो अल्टीमेटली वो किस ऑब्जेक्टिव से किया, ये मैंने यहाँ पे थर्ड नंबर पॉइंट, मैक्सिमम प्रॉफिट। एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स के बीच में मार्केट में एंटर करने के बाद मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है, जो कि अगर आप नॉर्मली देखोगे, क्योंकि देखो जो जियो ने गेम खेल लिया, जो रिलायंस ने गेम खेल लिया, वो एक एंटरप्रेन्योर तभी खेल सकता है जब वो अपने ग्राउंड रियलिटी पे बहुत स्ट्रांग हो, राइट? उसके अंदर लॉस झेलने की क्षमता थी, 1 साल का वो लॉस झेल था, क्योंकि उसको पता था कि एक दिन, जिस दिन मेरा कस्टमर एडिक्टेड, और उस दिन से मेरा कस्टमर मेरे ही पर्टिकुलर सर्विसेज को लेगा। तो उन्होंने क्या किया, पहले में तीसरे नंबर को और चौथे नंबर को मिक्स करते हुए एक स्ट्रैटेजी प्लान करी। तीसरी स्ट्रैटेजी थी मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, राइट? किसी के सिम कितने भी चल रहे हो, लेकिन जियो का ज्यादा होना चाहिए लोगों के पास। आई रिमेंबर, आई थिंक डीमोनेटाइजेशन में जो लाइंस मैंने देखी थी, उससे पहले वो लाइंस मैंने जियो के सिम के लिए देखी थी, राइट? गली गली में लोग लाइन लगा के खड़े थे एंड यू पीपल वर गोइंग, राइट? इनफैक्ट मुझे याद है KCMT में भी जियो वाला बंदा आया एंड ही वाज गिविंग फ्री सिम, फ्री जियो सिम टू ऑल द फैकल्टी मेंबर्स। हर फैकल्टी मेंबर को देकर के जा रहा था, राइट? इन दोज डेज आल्सो आई बॉट अ फोन फ्रॉम रिलायंस ट्रेंड। सो उन्होंने उस समय पे, क्योंकि उन्हीं का सिम था, तो वो कह रहे थे कि सर अगर आप हमारे यहाँ से मोबाइल ले रहे हो तो हम आपको सिम भी फ्री देंगे। मतलब आप देखो कितनी कितनी अलग अलग टेक्निक्स उन्होंने अपनाई कि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा जियो सिम पहुंच जाए। तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे, पहले वो कोशिश कर रहे थे लार्जर मार्केट शेयर तक पहुंचने की, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की, और उसके जरिए अधिक से अधिक पैसा, यही तो सोच रहे थे। ठीक है, अगेन मैं दोबारा से इसी बात को शुरू करूंगा कि अगर एक बिजनेस को आपने स्टार्ट किया, तो जिस दिन आप स्टार्ट कर रहे हो, डे 1 आपको केवल आपके आसपास के या आपके रिलेटिव लोग जानते हैं। अगर आप सेल करना भी शुरू करोगे, तो जो भी आप सेल कर रहे हो वो उसकी विजिबिलिटी केवल आपके जान पहचान के लोगों में होगी। फिर आप एडवर्टाइजिंग करना शुरू करोगे, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में अवेयर कराने के लिए, उसकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। उसके बाद अच्छा, टारगेट फिर कैसे चलता है? अगर एक बिजनेस आज की डेट में शुरू हो रहा है, राइट, तो मैं बात करूंगा कि सबसे पहले जिस दिन मेरा बिजनेस शुरू हुआ, विद टाइम वो लोकल में पॉपुलर हो, राइट? मैं इसको थोड़ा सा और नैरो कर देता हूं, लोकल एरिया में, राइट? हो सकता है मेरी अपनी लोकेलिटी जहां पे मैंने बिजनेस शुरू किया, देखो मेरे को याद है कि मतलब आई रिसेंटली बॉट माय न्यू हाउस, तो उसके आसपास किसी बंदे ने अपना क्लिनिक शुरू किया, राइट? तो जिस दिन उसने क्लिनिक शुरू किया, उस दिन इवनिंग में वो बंदा मेरे डोर पे आता है एंड ही गिव्स मी अ स्वीट बॉक्स। वो 4 जो लड्डू आते हैं ना मिठाई के रख करके, वो लड्डू नहीं होते हैं, वो अपेक्षा होती है आपसे कि जिस दिन बीमार पड़ो तो प्लीज याद कर लेना, है ना? वो लड्डू नहीं होते हैं, वो अपेक्षा होती है आपसे कि हाँ ठीक है भैया, इस लड्डू के बहाने तुम एटलीस्ट कभी मेरे क्लिनिक पे आ जाना, अगर तुम्हें लगता है कि जरूरत पड़ रही है तुम्हें तो, ठीक है ना? ठीक, तो उन्होंने क्या करने की कोशिश करी कि बिजनेस शुरू किया है तो लोकल एरिया में पॉपुलर होना चाहिए, पहली चीज पे काम करा, राइट? लोकल एरिया के बाद मान लेते हैं क्लिनिक की बात नहीं, देखो क्लिनिक लोकल एरिया में, लोकेलिटी में एक लोकल स्पेस पे ही चल सकते हैं, राइट? वो बात अलग है कि आपने देखा होगा, काफी बार सुना भी होगा कि एक डॉक्टर है, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, तो उसके 3 जगह क्लिनिक है, तो वो दिन में 3 अलग अलग जगहों पे बैठता है, राइट? मेरे एक नोन है, वो एक कॉलेज के प्रिंसिपल है, वो साथ ही साथ डेंटिस्ट भी हैं, तो वो क्या करते हैं, 1 बजे तक कॉलेज जाते हैं और 1 बजे के बाद 4 बजे तक वो उस क्लिनिक पे बैठते हैं डेंटिस्ट्री के लिए, और संडे को उनका आसपास की जो शहर है उनमें कभी ना कभी कैंप लगता रहता है। तो उनके पास इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज के हिसाब से रीच बढ़ाने का तरीका यही है। लेकिन क्या अगर आप एक कंपनी हो और आपका एक प्रोडक्ट है, तो उसको तो प्रमोट करने के तरीके हो सकते हैं ना। उसके लिए आप चाहोगे पहले आप लोकल एरिया में प्रमोट करो, फिर पूरा आपका लोकल कंप्लीट करो। लाइक मान लेते हैं बरेली में बिजनेस है और शॉप स्टार्ट करी है मैंने डीडीपुरम में, तो मैं चाहूंगा कि डीडीपुरम में मैं उसका आसपास का जो एरिया है पहले वो कैप्चर कर लूं, राइट? आप एग्जाम्पल ले सकते हो मैकडी का, राइट? क्योंकि मैकडी जिस दिन ओपन हुआ था, ऐसा तो है नहीं आते ही मार्केट में इंटरनेशनल ब्रांड बन गया, राइट? पहले दिन तो इंटरनेशनल ब्रांड नहीं था, तो मान लेते हैं कि जहां से भी मैकडी स्टार्ट हुआ, पहले उसने लोकल एरिया के लोगों को टारगेट किया, उसने वहीं पे लोगों को वो बर्गर्स वगैरह खिलाना शुरू करे, फिर अपना पर्टिकुलर लोकल यानी कि अपनी पर्टिकुलर सिटी जहां से वो आया उसको स्टार्ट किया केटर करना। देन फ्रॉम लोकल टू स्टेट, कि ठीक है ओके, नाउ नॉट वन सिटी, इट शुड बी मल्टीपल सिटीज, एम आई क्लियर, विद इन द स्टेट। फिर आया इंटरस्टेट, राइट? यानी कि पहले लोकल एरिया, फिर लोकल, फिर स्टेट, फिर इंटरस्टेट, एम आई क्लियर? ओके, इंटरस्टेट के बाद आया नेशनल, राइट?
अब क्लब करके अल्टीमेटली आप नेशनल पे पहुंच गए ना, फिर नेशनल के बाद आप पहुंच गए मल्टीनेशनल, एंड देन आप पहुंच गए इंटरनेशनल। जिस दिन आप इंटरनेशनल पहुंच गए उस दिन आपने अपने ब्रांड को ग्लोबल ब्रांड बनाने पे काम करना शुरू कर दिया। स्टेजेस दिख रही हैं आपको? तो हर बिजनेस जो कि लार्जर मार्केट शेयर की चाह रखता है, मैक्सिमम प्रॉफिट की चाह रखता है, अगर उसका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा काम का है लोगों के, भाई देखिए आज की डेट में टेलीकम्युनिकेशन की इंडस्ट्री में सिम एक ऐसी चीज है जिसके बिना आपकी दुनिया नहीं है ना। अगर आपको याद होगा, अभी मैंने कल परसों में आपको एक इमेज भेजी थी सोशल मीडिया की पूरे पिरामिड वाली, तो सबसे जो बेसिक नीड थी, अगर उसमें सिम, नेटवर्क, वाईफाई दिख रहा है यानी कि हमारी लाइफ इसी से चल रही है, राइट। और सारी चीजें मैं आपको दे दूं, लेकिन आपसे कह दूं कि आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, एक बार खत्म हुई मोबाइल की बैटरी उसके बाद नो फिर श्री गणेश हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो आपने देखा कि मैंने अभी आपको बताया कि बिजनेस के शुरुआत करने से लेके ग्लोबल ब्रांड बनाने तक 3, 3, 6 और 2, 8 स्टेजेस मैंने आपको सामने दिखाई हैं। क्लियर है? राइट। अब एक वो स्टेज आ जाती है आज, अब इस पर्टिकुलर स्टेज में मैं मान लेता हूं कि हमारे जितने स्टूडेंट हैं, जितने मुझे अभी सुन रहे हैं, मैं चेक कर लेता हूं कितने सुन रहे हैं। ओके, 25 स्टूडेंट सुन रहे हैं मुझे इस समय पे। तो इन 25 स्टूडेंट्स में से एक अंदाजा लगा लेते हैं, एक अजम्पशन लेके चलते हैं हम भी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया आज की डेट में, और आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट आप पढ़ चुके हो, आप में से कुछ बच्चों को जॉब मिल रही है, राइट। एक बच्चे को जॉब मिल रही है, कोई भी एक स्टूडेंट अपना ऑडियो ऑन करके एक बार जरा मेरे को बोले कि सर मेरे को अपनी जॉब लगवानी है, तो मैं इन 8 में से किसी स्टेज पे आपको जॉब दे दूं। एनीवन? वरना मैं रैंडम पिक कर लूंगा, लोकल एरिया में जॉब मिल जाए फिर मुझसे मत कहिएगा। रैंडम ही कर लीजिए सर आप रैंडम ही पिक कीजिए। ठीक है, अब रैंडम किया तो मैं पहले लोकल एरिया में जॉब दे देता हूँ। लोकल एरिया में तो बात नहीं करूंगा, इतना तो मैं खुद ही प्रमोट कर लूंगा, आई डोंट नीड एनी मार्केटिंग मैनेजर्स फॉर इट। ठीक है, लोकल में भी कर ही सकता हूँ, फिर उस बेसिस पे जाऊंगा तो ग्लोबल तक चला जाएगा। तो आई कीप फ्यू पीपल। मैं स्टेट पे बात करूंगा, मान लेते हैं ब्रांड जो है वो स्टेट तक स्टैब्लिश हो गया, फिर मैंने हायर कर लिया स्मृति को कि स्मृति आई वांट यू टू लुक आफ्टर द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर माय कंपनी टू प्रमोट माय ब्रांड विद इन द स्टेट। यानी कि आपको मैं हायर कर रहा हूं कि आप मेरे ब्रांड की मार्केटिंग करोगे, केवल और केवल उत्तर प्रदेश में मेरा प्रोडक्ट कैसे बिकेगा उसको देखने के लिए। समझ गया? ओके। उसके बाद मार्केट पहुंचा, मार्केट बढ़कर के स्टेट से पहुंच गया नेशनल पे, राइट। देन आई हायर्ड प्रियांशी हियर, राइट। प्रियांशी को मैंने वहां पे हायर कर लिया कि ठीक है आप नेशनल में। अब हर स्टूडेंट सोच रहा होगा सर ग्लोबल पे किसको रखेंगे? ठीक है, सबसे ज्यादा पैकेज भी क्योंकि ग्लोबल वाले का ही होगा अल्टीमेटली, राइट। पैकेज डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो अंदर की बात है। ओके, नेशनल पे हम बात करें तो प्रियांशी को मान लेते हैं हायर कर लिया। प्रियांशी का जिम्मा ये है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि पूरे नेशनल के अंदर जितने भी स्टेट्स कवर अप हो रहे हैं उसके अंदर मेरा प्रोडक्ट प्रमोट कैसे हो रहा है, सेल कैसे हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी उसकी है, राइट। ओके, देन कम्स थर्ड, यहाँ पे तीसरा स्टूडेंट ले लेते हैं, राइट। मैंने तीसरा स्टूडेंट ले लिया यहाँ पे। सुपरवाइज तो मुझे ही करना है ना, तो मैं हायर क्यों करूंगा अल्टीमेटली। तो जितने लोगों को था मैंने वहां पे रख लिया, और उसके बाद एक बंदे को रख लिया कि आप पूरी तरीके से नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो भी मेरे सब डोमेन्स बन रहे हैं वहां पे मेरा प्रोडक्ट कैसे कैसे प्रमोट होगा, कैसे कैसे बिकेगा, उसकी स्ट्रैटेजी बनाओगे। एम आई क्लियर? राइट। अब आप देखो कि इंटरनेशनल लेवल पे, अच्छा आप लोगों ने सुना है मैनेजमेंट, जब हम टॉप मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक प्रोफाइल होती है, उस प्रोफाइल का नाम होता है CMO। सुना है? CEO सबने सुना होगा, CFO भी सुना होगा, अब एक आता है CMO, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। क्लियर? यस सर। CMO जो भी आपका टॉप मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनके कहीं ना कहीं साथ में एसोसिएटेड प्रोफाइल ये रहती है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, जिसका काम ही क्या है, पूरे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, या जितना भी हमारा मार्केट शेयर है एक कंपनी का, उसके बेसिस पर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करना। क्लियर? अब आप इमेजिन करो कि अगर इतने बड़े लेवल पे कोई कंपनी काम कर रही है इंटरनेशनल लेवल पे, तो डू यू थिंक कि हर तरीके के कस्टमर की नीड्स, वांट्स एंड डिमांड को सेटिस्फाई करना इज इजी? नो सर। No, sir. क्योंकि जिस समय आप नीड्स, वांट्स एंड डिमांड को सेटिस्फाई करने की बात कर रहे हो, यू ऑल्सो नो द फैक्ट दैट द नीड्स, वांट्स एंड डिमांड ऑफ द कंज्यूमर आर एंडलेस, राइट। वो कभी खत्म नहीं होंगी, आप कितना भी कोशिश कर लो। जब आप एक लोकल एरिया के 10 लोगों को अगर प्रोडक्ट बेच रहे हो तो 10 के 10 को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, देन एक इंटरनेशनल मार्केट में जहां मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स होंगे तो आप कैसे उनको सेटिस्फाई कर पाओगे? एम आई क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रही इतनी चीज? ओके तो यहाँ पे मेरे को समझाने की जो बात है वो ये कि ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है, जब बिजनेस लेवल और बिजनेस का मार्केट जब बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमें चीजों को बांटना पड़ता है, राइट? इसका आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि घर में एक बहुत बड़ा फंक्शन प्लान हो रहा है, राइट? और सब पूरे फंक्शन की जिम्मेदारी एक ही बंदे पे है, वो है द मेन अर्नर ऑफ द फैमिली, जिसको उस पूरे फंक्शन को अच्छे से कराना है, राइट? लेकिन एक जो मेन अर्नर है वो क्या कर सकता है, वो कमा के पैसे लाके दे सकता है। अगर वो सारा काम खुद करने बैठ जाएगा तो क्या होगा, चीजें खराब हो जाएंगी, Yes, sir. राइट? Yes, sir. बिकॉज उसे कमाना भी है, उसको पैसा लाके भी देना है, उसको सारी चीजों का अरेंजमेंट भी करना है। नॉट ए टू जेड एवरीथिंग कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय वन सिंगल पर्सन। तो क्या किया, मान लेते हैं जो टॉप मैनेजमेंट पे बंदा बैठा है, यानी कि जो की अर्नर है, उसका माइंडसेट केवल इस चीज की तरफ है कि मैं पैसा कैसे कमा के लेके आऊंगा, राइट? तो उसने क्या किया, प्लानिंग करना शुरू करी कि ठीक है मेरे घर में और भी 6 लोग हैं, इस फंक्शन को कराने के लिए पैसे देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन उन 6 में से एक बंदा ये काम करेगा, एक बंदा ये काम करेगा, एक बंदा ये काम करेगा। ये आपने सीखा होगा फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में, सीखा था? Yes, sir. प्लानिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब क्या होता है, ये सब सीखा होगा आपने उसमें। तो प्लानिंग sir. करने वाले बंदे का काम ही क्या होता था कि वो प्लान करके चीजों को स्टाफ कर देता था, मतलब जिसका जो टैलेंट है उसके हिसाब से उसको काम बांट दिया, यही होता था, राइट? तो यहाँ पे जब बिजनेस इतना एक्सपेंड हो गया, ग्लोबल लेवल पे चला गया, तो ग्लोबल लेवल पे एक बंदा केवल प्लानिंग करेगा कि अल्टीमेटली कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, राइट? मान लेते हैं कंपनी आज की डेट में कैलिफोर्निया में स्टैब्लिश्ड है और बरेली की उस गली में उस दुकान पर कोको कोला की बोतल कैसे बिकनी है, डू यू थिंक दैट कैलिफोर्निया में बैठा वो बंदा डिसाइड कर रहा है? No, sir. नॉट एट ऑल। व्हाई? क्योंकि कैलिफोर्निया में बैठा हुआ बंदा जो कि हेडक्वार्टर पे बैठा है कंपनी का, उसका काम मात्र और मात्र प्लानिंग करके देना था। जो रिमेनिंग पर्टिकुलर पोर्शन था वो बंदा डिसाइड कर रहा है जो बरेली की मार्केटिंग देख रहा है कंपनी की। समझ रहे हो आप इतनी चीज? समझ में आ रही है, राइट? Yes. तो व्हाट आई अल्टीमेटली ट्राई टेलिंग यू इज कि जो हमारा फर्स्ट चीज थी जिसके हम बारे में बात कर रहे थे वो था STP, तो जिसमें से S का हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो S मींस व्हाट? Segmentation. सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, राइट? अगर आप सिंपल टर्म्स में समझो, जो हम इससे सेगमेंटेशन बोलते हैं, पूरा टर्मिनोलॉजी है मार्केट सेगमेंटेशन। क्या है? मार्केट Market सेगमेंटेशन, segmentation. राइट? मार्केट सेगमेंटेशन मतलब मार्केट का क्लासिफिकेशन। जब मार्केट हमारा बहुत बड़ा है, उसको एक्सपेंड हो चुका है, जिसमें हमें प्रोडक्ट को सेल करना है, प्रमोट करना है, उससे प्रॉफिट भी अर्न करना है, तो हम पूरे मार्केट की जिम्मेदारी खुद नहीं ले सकते, राइट? और सब पूरे मार्केट की जिम्मेदारी खुद ले लेंगे तो कभी भी चीजें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मार्केट को क्लासिफाई करना पड़ेगा, राइट? और मार्केट को क्लासिफाई करके मैं अल्टीमेटली उसको डिवाइड कर पाऊंगा लोगों के बीच में कि आपको कौन कौन सा एरिया हैंडल करना है, एंड अकॉर्डिंगली मैं अपने प्रोडक्ट की जो प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज है वो बेटर तरीके से बना पाऊंगा। एम आई क्लियर? ओके। अब कहीं ना कहीं आप देखो, मैंने आपको उस दिन भी बताया था ये वाली चीज कि जो मैकडॉनल्ड्स है, मैकडॉनल्ड्स के केस में हर अलग अलग लोकेलिटी में अलग अलग टेस्ट का बर्गर मिलता है, Yes, sir. राइट? Yes. लेकिन ये बात इंटरनेशनल मार्केट में जो हेडक्वार्टर है कंपनी का, वो उनको कौन बता रहा है ये वाली चीज? उनकी मात्र रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने ये चीज चेक करी है कि हमारा प्रोडक्ट, मैंने आपको शायद स्टोरी बताई भी होगी कि जो मैकडॉनल्ड्स का प्रोडक्ट था वो मार्केट इंडिया में आया, बर्गर आए इंडिया में, और स्टार्टिंग एजेस में वो फेल हो गए, राइट? ये स्टोरी बताई थी मैंने आपको, Yes. राइट? फाइन। तो वो फेल होने के पीछे जब उन्होंने बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया तो उन्हें एक चीज पता लग गई कि जो इंडिया है, इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहां पे फूड की इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली अगर आप बात कर रहे हो तो लोगों को कुछ अपना लोकल टेस्ट का ही पसंद आता है, राइट? आप उनको बहुत ज्यादा कुछ अलग बना के दे दोगे, शायद उनको पसंद ना आए, राइट? वो बात अलग है कि धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ ऐसा ट्रेंड बनता है कि वो चीजें बहुत जल्दी जल्दी पॉपुलर हो जाती हैं। एक टाइम पे पिज्जा लोग पूछते भी नहीं थे, और फिर पिज्जा एकदम केम इन ट्रेंड। देन ऑल सडन आप देखो आज की डेट में वेज रोल्स, मुझे लगता नहीं है आज से 5 साल पहले लोग इतना ज्यादा बात कर रहे थे, आज की डेट में लोग वेज रोल्स खाना बहुत पसंद करते हैं, राइट? तो हर तरीके की चीज ट्रेंड कर दी है। एक टाइम के साथ टेस्ट में ऐड जरूर हो सकती है। तो मैकडी को बताने वाली बात केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने की। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने क्या कहा कि हम ये कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मार्केट की नॉलेज हम वहां के जो एक्सपर्ट होंगे उन्हीं से लेंगे। वहां का मार्केट का बंदा हमें बताएगा कि ठीक है यहाँ का जो पर्टिकुलर लोकलाइड है उसको क्या पसंद आता है, राइट? महाराष्ट्र वाले को ठीक है स्पिनच पसंद आता है, जो साउथ का बंदा है उसको इडली सांबर ये टाइप की चीजें ज्यादा पसंद आती हैं, राइट? तो इडली बर्गर करके भी अगर वो कुछ लेकर के आ रहे हैं तो बट ऑब्वियसली बात है साउथ में वो भी चल सकता होगा, आई फील, राइट?
तो मैक आलू टिक्की या नो जो आपका कहीं ना कहीं आप कह सकते हो आलू रोल है या जो पोटैटो रैप करके आता है मैकडी का, वो सब किस बेसिस पे आया कि लोकलाइट ने नॉलेज दी एक इंटरनेशनल ब्रांड को कि ठीक है यहाँ का बंदा ये पसंद करता है ना। आपको शायद याद होगा मैंने जो स्टोरी का एंड किया था, मैंने आपको बताया भी था कि 1 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद मैकडी का इंडियन मार्केट में फेल होने के रीजन निकले 2। पहला 20 रुपए और दूसरा एक आलू, है ना। यानी कि जो इंडियन मार्केट का बंदा है वो जनरली अगर नाश्ते पे पैसे खर्च करना चाहता है तो ठीक है 20 रुपए सफिशिएंट है, मैं एक अंकल चिप्स का पैकेट ले आऊंगा, मेरा काम हो जाएगा, है ना। कुछ खा लिया फॉर अ टाइम बिंग, अगर नॉर्मल स्नैक्स में बात करनी है तो, या मैंने वहीं पे समोसा लेकर के खा लिया या ब्रेड पकौड़ा लेकर के खा लिया, तो अल्टीमेटली आलू तो यूज हो रहा है ना, और मैक्सिमम बजट जो है वो 20 रुपए का। तो ये बातें जो एक इंटरनेशनल ब्रांड को पता लग सकती है वो केवल एक लोकलाइट बता सकता है। समझ में आ रही है? तो जब तक मैं अपने इतने बड़े मार्केट को क्लासिफाई नहीं करूंगा, क्लासिफाई करके लोगों में बांटूंगा नहीं, तब तक मैं उस मार्केट की इन डेप्थ नॉलेज, इन डेप्थ इंसाइट्स को नहीं जान सकता। राइट? अब सिंपल सी चीज है ना, अगर मुझे आप सबके घरों की नॉलेज चाहिए तो सिंपल सी चीज है, मुझे आपके घरों के बीच में एक ऐसे बंदे को रखना पड़ेगा जो मुझे आपके घरों की नॉलेज दे पाए। क्लियर है ना इतनी चीज? राइट। Yes. तो अल्टीमेटली जो सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि आप मार्केट को, जिस समय आपका मार्केट बहुत वाइडर एस्पेक्ट पे काम कर रहा है, आप उसको क्लासिफाई कर दो, और क्लासिफाई करके आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दो ताकि जो लोगों का काम है वो आसान हो जाए। समझ में आ रही है इतनी चीज? क्लियर हो गई इतनी चीज? फाइन। तो अल्टीमेटली अब मैं अगर सेगमेंटेशन की बात करूं जो आपकी टॉपिक का पहला आपकी यूनिट का पहला टॉपिक है, तो सेगमेंटेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट on the basis of either convenience or the other several factors that can describe the market perfectly. Right? मैं दोबारा से इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा सिंपल वर्ड्स में कि सेगमेंटेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके मार्केट को क्लासिफाई करता है, या तो आपकी कन्वीनियंस के बेसिस पर। भाई कन्वीनियंस कैसी हो सकती है? कोई भी मार्केट कितना भी बड़ा हो गया वो 2 पार्ट्स में चलेगा, वो है कितना ही बड़ा मार्केट हो गया, पूरे ग्लोब की बात कर लो, चलो ग्लोब में 4 ही सेक्शन में मैं बांट सकता हूं कन्वीनियंस में, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। कुछ ले आओ आप, कोई भी कंट्री ले आओ, कोई भी पर्टिकुलर स्टेट ले आओ, सबके सब किसी ना किसी में तो कवर हो रहे होंगे ना। राइट? कोई नॉर्थ में हो रहा है, कोई ईस्ट में हो रहा है, कोई वेस्ट में, कोई साउथ में। अब मान लो अगर मैं एक एक मैनेजर सबके लिए असाइन कर दूं तो एक नॉर्थ की मार्केटिंग देख ले, एक ईस्ट की, एक वेस्ट की और एक साउथ की। क्लियर हो गया? तो एक तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस, राइट, और दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल अदर फैक्टर्स दैट कैन कैटेगराइज योर कस्टमर्स प्रॉपर्ली। पहला क्या हो गया, मान लेते हैं कि ठीक है इंटरनेशनल लेवल भी है, लेकिन अगर इससे भी ज्यादा इजी कैटेगरी अगर मुझे बनानी हो तो वो कैटेगरी हो सकती है, आप पूरा का पूरा वर्ल्ड ले आओ, वर्ल्ड को आप इस 2 कैटेगरी के अलावा किसी कैटेगरी में नहीं बांट सकते। अगर आप जोक सपाट की बात करोगे तो फिर स्टूडेंट कुछ ना कुछ ऐड कर देगा इसमें, है ना। उनका माइंड तो कुछ भी कह सकता है वो, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपने इस तरह से कैटेगराइज कर लिया। अच्छा, उसके ऊपर भी अगर हमें कैटेगराइजेशन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है आपने सेकंड सेमेस्टर में? स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो मीन मोड मीडियन कैलकुलेट होते थे उसमें मीडियन में एक टर्म आती है, वो है क्लास इंटरवल्स। Yes. तो मैंने अपने इंटरनेशनल मार्केट को किस तरह से कैटेगराइज कर लिया, कहीं पे कोई भी इंसान जो पैदा हुआ है वो माइनस में जिंदगी तो नहीं जी रहा है ना, तो माइनस में तो करना नहीं है, ठीक है। पैदा होने से लेकर के 15 साल तक के लोग एक बार हो गए, ठीक है। फिर हो गए कि चलो 15 साल से 30 साल तक के लोगों को मैंने ले लिया, 30 के बाद मैंने ले लिया 45 तक की एज को, ठीक है, और 45 से ले लिया मैंने 60 तक के एज ग्रुप को, और उसके बाद 60 प्लस हो गया, क्योंकि आज की डेट में मुझे लगता है 60 के बाद ऑलमोस्ट जिंदगी खत्म है, कुछ कह नहीं सकते, है ना। खैर एनी स्टेज में से कुछ भी हो सकता है, कोरोना चल रहा है, राइट, हो सकता है आज शुरू आज खत्म, है ना, और हो सकता है आज शुरू लेकिन 100 साल के बाद भी जिंदा है। 108 साल की बुढ़िया की गुट्टी अगर पियोगी किसी ने तो हो सकता है वो भी चल जाए, है ना। तो उसके लिए मैंने कोई क्लास इंटरवल नहीं बनाया, उसको मैंने बस यहाँ रख दिया है कि 60 प्लस, है ना। 60 से अबव एज का कोई भी बंदा हो, अल्टीमेटली सबको मालूम है ओल्ड एज है, उसके लिए लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है। मेडिकल का मार्केट सबसे ज्यादा चल रहा है 60 प्लस पे। यस, समझ में आ रही है? जितना भी ऑपरेशन, जितना भी सर्जरीज आप ले लो, जितनी भी भयानक बीमारीज ले लो आप, उन सबका टारगेट मार्केट है, चाहे पूरा वर्ल्ड ले आओ, उसका मार्केट है 60 प्लस एज ग्रुप, राइट। अब आप छोटी छोटी बीमारियां ले लो जो कि थोड़े थोड़े से एज के साथ, जब आप एज आपकी होने लग जाती है अराउंड 25 प्लस, राइट, तभी से आपकी जो बीमारियां शुरू होने लग जाती है, तो बाकी का मार्केट चलता है फिर यहाँ से,
30 से लेके 60 तक के बीच में, और जो भयानक बीमारी होती है फिर आपको वो वहां पकड़ती है। क्लियर, समझ में आ गई? आपको याद होगा शायद मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में एक बहुत बड़ी भयानक बीमारी का नाम भी बताया था जिसमें 45 अल्फाबेट्स आते थे। Yes, Yes, sir. यस, निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिकोवोकेनोकोनियोसिस, ऐसे करके बीमारी थी जिसको सुन करके इंसान को आधी मौत आ जाएगी। ठीक है ना? चलो फाइन। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको क्या समझाया है यहाँ पे कि जो मार्केट है उसका क्लासिफिकेशन करना, चाहे कन्वीनियंस के बेसिस पे कि ठीक है चलो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कर लेते हैं, राइट। अगर उसको दूसरे कैटेगरी में किया और भी इजी करने के लिए तो मेल और फीमेल। लेकिन आप देखो, समझने की कोशिश करो, क्या आपको लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट को न्यूज बेसिस पर लेकर के चलना इजी होगा? Never. आप इंटरनेशनल मार्केट को आपको कहना इजी है, नॉर्थ में तुम चले जाओ, है ना, मैन No, वर्सेस sir. वाइल्ड शुरू हो गया, कहीं पे भी चले जाओ, तुम्हारे बीच में अमेज़न के जंगल पड़े हैं, उसके आगे कोई शहर पड़े, तुम सबको कवर अप कर लेना, वहां की मार्केटिंग तुम्हें देखनी है, नहीं हो पाएगा भैया, है ना। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि क्लासिफिकेशन एक और चीज कहती है, वो अब मैं पूरा का पूरा बोर्ड वाइट कर दूं, सब कुछ Yes, पढ़ लिया sir. जितना लिखा हुआ है? ठीक है, Yes, sir. ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे दूसरी जगह से, राइट। मार्केट बहुत बड़ा है, राइट, ठीक है। इस मार्केट को हम किसी भी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते, मैंने कहा कि कॉमन तरीके से एक बार डिसाइड करके चलेंगे, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको फर्दर क्लासिफिकेशन दिखाऊंगा, लेकिन मैं इनके नीचे नहीं लिखूंगा, मैं केवल एक ही के साइड के नीचे लिखता चले जाऊंगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या था, मार्केट बहुत बड़ा है, 4 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया, नॉर्थ भी, ईस्ट भी, वेस्ट भी, साउथ भी, ठीक है ना। लेकिन मैंने एक काम और क्या किया इसके संग संग, अब इसको फर्दर डिवाइड करना शुरू किया है। फर्दर कैसे डिवाइड किया मैंने नॉर्थ को डिवाइड कर दिया मेल एंड फीमेल, राइट। यानी कि अब थोड़ी सी जो हम कैटेगरी है, आप देखोगे कि थोड़ा सा नैरो होती जाएगी। मैं बात कर रहा हूं कि आपको मेरे मार्केट के अंदर स्ट्रैटेजी बनानी है, नॉर्थ जोन में मेल कैटेगरी के लिए, नॉर्थ जोन में फीमेल कैटेगरी के लिए। अब इसको और थोड़ा सा जस्टिफाई कर लेते हैं। अब मैं केवल एक ही कैटेगरी में चलूंगा, अगेन मैं बात कर रहा हूं केवल एक मेल साइड की, आप समझ लो कि वही कैटेगरी सबके नीचे मैं अप्लाई करते जाऊंगा। क्लियर हो रहा है ना इतनी चीज, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, sir. No, sir. अब मेल के नीचे मैंने ऐड कर लिया वही सारे पर्टिकुलर क्लास इंटरवल्स, 0 से 15 साल तक के एज के लोग, राइट, 15 से 30 साल तक की एज के लोग, 30 से 45। सर एक्सक्यूज मी सर जी सर, अटेंडेंस लगा दो मेरी। लगा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, ओके। सो ये हो गया हमारे क्लास इंटरवल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। क्लियर हो गई इतनी चीज? ओके। मान लेते हैं कि ठीक है, प्रोडक्ट अभी हमारे दिमाग में, हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एग्जांपल को लेकर के भी चलेंगे, लेकिन मैं अभी दोबारा से इस चीज पर आऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्थ मार्केट के अंदर मेल क्राइटेरिया के अंदर अलग अलग एज ग्रुप्स। अब आ जाती है बात मेल क्राइटेरिया के अंदर 15 to 30 एंड 30 to 45 एज ग्रुप्स के लोगों के बीच में, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 15 to 30 के बीच में केवल, राइट, तो इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशंस कैसे हो सकते हैं? राइट, Yes. एज ग्रुप सिंपल सा है, 15 से लेके 30 साल तक के लोग। इसमें आप देखो कि मैरिड लोग भी मिल जाएंगे आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं 20-22 से ऊपर के लोगों में आपको मैरिड मिलेंगे, राइट। उससे में आपको बाकी अगर आप कैटेगरी देखोगे रिमेनिंग, तो अनमैरिड आपको मिल जाएंगे 15 to 22 के बीच में, 24 के बीच में, राइट। डिपेंडिंग ऑन सबकी चॉइसेस पे डिपेंड करता है, उसके बीच में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। तो आपने देखा कि मैरिड और अनमैरिड आपको मिल गए। अभी ठीक है, अब मैं कैटेगरी में बात कर रहा हूं, मान लेते हैं अनमैरिड, राइट, अनमैरिड की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, अनमैरिड के केस में आप देख रहे हो कि और कितना कैटेगराइज होता जा रहा है आपका मार्केट Yes. से नॉर्थ में, नॉर्थ से मेल में, मेल से 15 to 30 में, 15 to 30 में अनमैरिड, अनमैरिड में स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग। क्लियर है? Yes, sir. राइट, ओके। अगर मैं कॉलेज गोइंग में भी और इसको कैटेगराइज करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं? UG level or PG level. ठीक है, ओके। आप देखो कि कहीं ना कहीं क्या होने की कोशिश हो रही है। अच्छा, इससे पहले मेरा लेक्चर साफ हो जाए,
है ना। मैं आप लोगों को क्लियर देता हूँ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. जस्ट अ मोमेंट, आई थिंक देयर समथिंग आई नीड टू नो, गिव मी अ मोमेंट. ओके जी, फाइन. तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं मार्केट कितना भी एक्सपेंडेड हो, कहीं ना कहीं उसको अगर हम A to Z तक कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे, सो देयर इज नो लिमिट, राइट. यू कैन कैटेगराइज द मार्केट टू एनी पर्टिकुलर एक्सटेंट. अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका पूरा का पूरा जो रीजन है हमारे डिस्कशन का वो क्यों है. जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसको एडवर्टाइज करने जाओगे या प्रमोट करने जाओगे, सो यू नीड टू कंसीडर द इक्वेशन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ योर मार्केट, कि आप पूरे मार्केट में से, जब आपका सेगमेंटेड मार्केट है, उनमें से किस सेगमेंट को आप टारगेट करने वाले हो. समझ गए आप, राइट. आज की डेट में अगर मैं एक ब्रांड का नाम यहाँ पे लिख रहा हूं जिसका नाम है मैगी, तो खाने वाले लोग करोड़ों हैं, राइट. लेकिन हर करोड़ों लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी केवल एक बंदे पे नहीं है. उसको कैटेगराइज डिवाइड, उसकी कैटेगरी को डिवाइड करके अलग अलग तरीके से बना दिया गया है, राइट. आप इस चीज को इसी तरीके से ले आओ. क्या आपको लगता है मार्केट में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ तो मेरा डिवाइडेड है ही, राइट. नॉर्थ में से मेल फीमेल ये कैटेगरी भी अप्लाई हो जाएगी. मेल फीमेल में से ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है. मैंने देखा है कि आजकल ओल्ड एज लोग भी बहुत शौकीन होते हैं, भाई वो तो कुछ भी खा लेते हैं. मैंने देखा है भाई, हमारे यहाँ एक है रिलेटिव में, वहां पे नानी जी जो हैं वो तो मतलब शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ मोमोज. 60+ की एज में उनको मोमो इतने पसंद है, राइट. तो अल्टीमेटली क्या है कि आप किसी भी एज ग्रुप में, पहले तो आपने इस प्रोडक्ट की बात कर सकते हो मैगी की, उसके बाद बात आ जाती है इसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, भाई मैरिड होगे तो मैगी खाओगे, अनमैरिड होगे तो नहीं खाओगे. तो ये क्राइटेरिया हटा दिया हमने यहाँ से, राइट. हाँ, ये हम जरूर कर सकते हैं इन सबके बीच में से लाइक हेल्दी पीपल, नॉन हेल्दी पीपल में भी हो सकता है. काफी बार क्या हो जाता है कि किसी केस में अगर मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं तो जनरली डॉक्टर्स डू नॉट सजेस्ट कि आप कोई भी चाइनीज फूड या जंक फूड खाओ, राइट. या तो वो चीज हो जाती है, या फिर आ जाता है नूडल लवर्स वर्सेस नॉन नूडल लवर्स, है ना. हाँ, जिस दिन से यप्पी ने मार्केट में एंटर किया उस दिन से एक क्लासिफिकेशन और बढ़ सकता है. नूडल लवर्स तो स्टिकी नूडल लवर्स एंड नॉन स्टिकी नूडल लवर्स. समझ गए आप. तो कहीं ना कहीं जो पूरे कैटेगरी था मैगी का, उसमें से स्टिकी नूडल लवर्स और नॉन स्टिकी नूडल लवर्स में से नॉन स्टिकी नूडल लवर्स पे काम कर लिया. समझ गए आप, राइट. जी सर ऐसा मतलब सर क्या होगा कि मतलब उसमें बिल्कुल स्टिकी नहीं होता, उसमें तब भी स्टिकी मैगी में होता है सर. ऐसा मतलब क्या चीज डाली गई है कि मतलब फॉर दैट आई गिव यू दी टास्क दिया कि आप इंटरनेट पे सर्च करिए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड. क्योंकि अगर क्यूरियोसिटी है बहुत अच्छी बात है और उसके ऊपर रिसर्च करना बहुत जरूरी भी है, राइट. हो सकता है जितने सर जो स्टिकी वन है वो फेविकोल यूज करके बनाई गई है. फेविकोल. सर जो स्टिकी वन है वो फेविकोल यूज करके बनाई गई है. अच्छा, इज इट? लाइक आई हैव नॉट हर्ड अबाउट इट. ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग यस फैक्ट है. सर, मैंने लाइव देखा है. अच्छा, आपने लाइव देखा है? यस सर, यूट्यूब पे. तो आई वुड सजेस्ट प्रियांशी टू यू इज, आज की डेट में सोने से पहले वो YouTube वीडियो का लिंक ग्रुप में जरूर आना चाहिए. We all want to see, ओके सर. है ना. We all want to see that फेविकोल वाली मैगी. आज के बाद से खाऊंगा नहीं. यस. ठीक है, ओके, चलो फाइन. तो आई थिंक व्हाट आई फील कि कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू था, व्हाट मार्केट सेगमेंटेशन इज, हाउ डू वी क्लासिफाई द मार्केट, व्हाई डू वी क्लासिफाई द मार्केट एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू डू. बिकॉज अगर आज की डेट में मुझे मैगी के लिए एडवर्टाइजिंग एक पूरी स्ट्रैटेजी बनानी है, प्रमोशन स्ट्रैटेजी बनानी है, इनफैक्ट अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी भी बनानी है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे इसी इक्वेशन पे काम करना पड़ेगा. इक्वेशन कैसी नजर आएगी पूरा क्लासिफिकेशन करने के बाद? नॉर्थ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से, नॉर्थ, फिर नॉर्थ के बाद मेल कैटेगरी से, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, मैं मैगी के केस में बात नहीं कर रहा हूँ. नॉर्थ, देन मेल, देन मे बी 10 to 20 एज ग्रुप, ठीक है ना. फिर आ जाएगा स्कूल गोइंग, काइंड ऑफ ऑलमोस्ट यही पर्टिकुलर बंदा मिलेगा आपको, राइट. या फिर एक और चीज हो सकती है यहाँ पे जो मैं करूंगा, यहाँ पे कैटेगरी वाइज हॉस्टलर वर्सेस नॉन हॉस्टलर. अच्छा, यहाँ पे मैं ये केस क्यों ले रहा हूँ हॉस्टलर वर्सेस नॉन हॉस्टलर का? बिकॉज जस्ट लास्ट कंपनी में मैंने जॉब की थी, स्कॉलर टॉक्स में. वहां पे जो मेरे बॉस थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे उस कंपनी के, ही वाज एडिक्टेड टू मैगी, राइट. उनको हर दिन नाश्ते में, हर दिन शाम को 5 बजे वो हर एम्प्लॉय के लिए मैगी बनवा सकते हैं, क्योंकि उनको खुद खानी होती थी, राइट. और उनसे एक बार मैंने पूछा, मैंने कहा सर आप क्यों खाते हो इतनी सारी मैगी?
मुकुल देख, मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, मेरे को शेड्यूल में कुछ और मिलता नहीं है, तो व्हाट आई फील कि सबसे ज्यादा जल्दी यही बन सकती है, तो मैं ज्यादा टाइम लगाता नहीं हूँ, सीधे ये बनाया और खा लिया, व्हाट ही यूज्ड टू से। और बाकी उन्होंने कहा कि मैं बीटेक मैंने किया, 4 साल तक मैं हॉस्टल में रहा, और हॉस्टल में मुझे ज्यादा खाना बनाना आता नहीं था, जो मुझे बनाना आता था वो मैगी थी, और मैंने मैगी खूब बनाई खूब खाई, और दैट इज द रीजन कि वो आज तक चल रही है। तो मुझे लगता है शायद इस केस में हॉस्टलर और नॉन हॉस्टलर की कैटेगरी भी ऐड हो सकती है। अगर आप मार्केट को क्लासिफाई करने जाओगे बहुत कुछ हो सकता है, राइट, बिकॉज अल्टीमेटली कहते हैं ना, एक कहावत है बाल की खाल निकालना, तो मार्केट सेगमेंटेशन बिल्कुल वैसा ही है कि आप जितना हद तक चाहो मार्केट को क्लासिफाई कर सकते हो, बट एक रेलेवेंट टर्म्स में, ताकि आप एक प्रॉपर इक्वेशन बना पाओ जिसको हैंडल करना, मैनेज करना और उसको चला पाना इजी हो। बिकॉज आपने जो टर्म पढ़ा है आपके फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट में, हायरार्की, आपने मतलब जो टर्म पढ़ी होगी, हायरार्की क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की क्या होती है, तो आप देखते हैं ना ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में टॉप मैनेजमेंट होता है, टॉप मैनेजमेंट के बाद मिडिल लेवल होता है, मिडिल लेवल के बाद बॉटम लेवल होता है। तो आप ये भी याद रखो कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट आता है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की हायरार्की इसी बेसिस पे बनेगी कि आपने अपने मार्केट को कैसे क्लासिफाई कर रखा है। आपका जो मार्केट जिस हिसाब से क्लासिफाई है उसी हिसाब से तो प्रोफाइल बनाओगे, राइट। कह सकते हैं नॉर्थ मैनेजर, वेस्ट मैनेजर, ईस्ट मैनेजर, जैसे आप सुने होंगे आपने काफी बार कि अलग अलग कंपनी में प्रोफाइल होती है, एरिया सेल्स मैनेजर ASM, यानी कि ये यूपी के ASM है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर एरिया सेल्स मैनेजर हैं, ये ZSM है यानी कि जोनल सेल्स मैनेजर है, एक जो पूरा जोन है इन्होंने कवर अप किया हुआ है, राइट, इनके अंदर पूरा का पूरा जोन कवर अप होता है। उसी तरीके से एक आता है टर्शरी मैनेजर, टर्शरी मैनेजर मतलब एक पूरी टर्शरी आती है उनके अंडर में, और उसके अंदर जितनी भी पर्टिकुलर एरिया कवर अप होता है, ये वहां का पर्टिकुलर पोर्शन देखते हैं पूरा। समझ में आ गई इतनी चीज? तो STP में से सेगमेंटेशन समझ में आता है। तो कल के लेक्चर में व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग कि ये जितने भी तरीके के कैटेगरी मैंने बताया आपको, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट आप मान के चलो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, राइट। अगर आप ऊपर वाले को समझने की कोशिश करोगे, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, तो ये है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट, और ये जो नीचे क्लासिफिकेशन आप देख रहे हो, दे आर द डेमोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। तो दो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अभी मैंने आपको जो बोला कि बाल की खाल निकाल सकते, तो ये मार्केट की पूरी खाल कैसे निकलेगी, ये मैं 4 क्लासिफिकेशन होंगे, ये मैं कल डिस्कस करूंगा इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज सब अगर आज बता दिया तो कल ये चेहरे मेरे को देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो फिर वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास, एंड अटेंडेंस आपकी लग जाएगी। सर मैगी स्टिकी पता चल गया क्यों होती है? हाँ, अर्शला ने सर्च भी कर लिया लग रहा है। यस सर, बिकॉज मैदा से बनी होती है मैगी, और जो यप्पी होती है वो व्हीट से होती है, नॉर्मल फ्लोर से बनी हुई, दैट्स व्हाई वो स्टिकी होती है, वो नॉन स्टिकी होती है। ओह शिट, अर्शला अगर ये बात अब मैगी की पता लग गई तो यप्पी तो गई। थैंक यू अर्शला। यू वेलकम दिया। ओके ओके फाइन, सो आई थिंक वी हैड अ नाइस डिस्कशन टुडे, काफी इंटरैक्टिव क्लास रही, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हमारा डिस्कशन किया, सो आई होप यू पीपल कुड अंडरस्टूड। यस यस मिस्टर प्रेसिडेंट। यस सर। यस सर। मैं अटेंडेंस आपकी इसलिए नहीं लगा पा रहा हूँ क्योंकि मैं अटेंडेंस रजिस्टर ओपन कर लूँ, KCMT ऐप ओपन कर लूँ, कहीं मुझे प्रेसिडेंट नाम का कोई स्टूडेंट नहीं दिख रहा, और मुझे जूम क्लास में अगर दिख रहा है तो उसकी अटेंडेंस उस बेसिस पे मार्क हो नहीं पाएगी जब तक वहां पे लिखा ना हो कि कृपा सिंह नाम है उनका, ठीक है। 100 सुनार की, 1 लोहार की, मेरी एक क्लास ही बहुत है। एक ही क्लास बहुत है? उस पैसे अंदर मतलब ग्रहण कर लेता हूँ कि मजा आ जाता है। ओह माय गॉड। सर अभी तक कितनी स्ट्रेंथ किसी भी क्लास में नहीं हुई है जितनी आपके में हुई है। यस सर। माय गॉड 29। देखो वैसे सही बात है सर, सर की पार्टी अलग है। यस सर, कांग्रेचुलेशंस। मतलब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि मार्केटिंग पढ़ा मैं रहा हूँ और स्टूडेंट्स मेरे ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। मैं बताऊं सर, आपके अंदर टीचर वाली क्वालिटी लगती है मुझे, 1 नंबर वाली। आप चलो एक काम कर लेते हैं, इतनी सारी स्ट्रेंथ अगर आई गई है तो एक बार स्नैप ले लेता हूँ ताकि सबकी अटेंडेंस काउंट हो जाए, है ना। वो बात अलग है कि अटेंडेंस तो इतनी दिख रही है मुझे, पार्टिसिपेंट भले ही इतने सारे हैं मीटिंग में, किस किस ने ऑडियो ऑफ करके वीडियो ऑफ करके क्लास बंक करी वो मैं नहीं बताऊंगा, है ना, वो सब उनको खुद को मालूम होगी। सर हम इस कंडीशन में नहीं है कि अपने फेस दिखाएं, बट हम कैसे दिखाएं। अच्छा चलो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, fine. So 29 students who attended the class today. I hope the discussion was good enough, right? Yes, we'll be sir. discussing about the different bases of the classification means segmentation in the next class. सर इस ऐप में फिल्टर होता तो सब शक्ल दिखाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, okay. Have a great day everybody. Thank you so much for joining the class. Thank you sir. Thank you sir. Love you sir. Thank you sir. We love you too. Thank you sir।